हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आप सुन रहे हैं इरशाद की कहानियां। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। इसे सुनने के लिए अंत तक बने रहना। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आपको हर पल ऐसा महसूस होगा कि कोई आपके पास है। लेकिन डरना मत, क्योंकि आपके साथ मैं और हमारी लॉयल फैमिली हमेशा है। तो अब चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं एक डर, सस्पेंस और रूह कंपा देने वाले सफर पर। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर्स, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। मेरा नाम रामलाल यादव है, उम्र 45 साल। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। जब से मैंने होश संभाला है, तभी से पहिए और सड़कें मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। ट्रक क्या है? मेरे लिए तो ये मेरा घर है, मेरा साथी है। मेरा ट्रक यूपी 70 BT 3245 एक पुराना टाटा 1613 मॉडल है। ये ट्रक मैंने अपने पसीने और खून की कमाई से खरीदा था। भले ही थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी हर आवाज मेरे कानों को पहचान में आती है। ट्रक का रंग हरा और नीला है, लेकिन वक्त के साथ पेंट कई जगह से उखड़ चुका है। हेडलाइटें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन काम चल ही जाता है। केबिन के अंदर पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर भी लगा है, जो कभी कभी बजता है। मेरे साथ मेरा खलासी शंकर है। उम्र 25 साल। दुबला पतला लड़का है, लेकिन काम में तेज है। शंकर पिछले 2 साल से मेरे साथ सफर कर रहा है। वो मेरा अच्छा साथी है। नींद के वक्त मुझसे बातें करके मुझे जगाए रखता है और सामान लोड उतारने में मदद करता है। आज का सफर कुछ लंबा था। हमें लखनऊ से झारखंड के जमशेदपुर तक माल लेकर जाना था। रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था। ये जंगल काफी सुनसान और कुख्यात था। लोग कहते थे कि रात के वक्त यहाँ कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है, लेकिन हम जैसे ड्राइवरों के लिए ऐसी बातें सिर्फ किस्से कहानियां थीं। ट्रक में लोड था लोहे की छड़ें। वजन ज्यादा था, इसलिए ट्रक धीमी रफ्तार में ही चल रहा था। रात के करीब 11 बजे हम जंगल के इलाके में पहुंचे। सड़क बिल्कुल खाली थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो अंधेरे में किसी काली दीवार की तरह लग रहे थे। मैंने खिड़की खोल रखी थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और इंजन की घर्र घर्र आवाज ही बस सुनाई दे रही थी। शंकर थोड़ी देर से चुप था। शायद नींद आ रही थी उसे। मैंने पूछा, अबे शंकर, सो गया क्या? शंकर ने आंखें खोली और कहा, नहीं भैया, जाग रहा हूं, पर यह जंगल कुछ ज्यादा ही सन्नाटा मार रहा है आज। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत से डरता है क्या तू? ये सब सड़कों की कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। शंकर कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर तक सब ठीक था। सड़क की सीधी पट्टी पर ट्रक अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। मैं स्टीयरिंग संभाले हुए था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात गहराती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइटें सड़क पर लंबी रोशनी डाल रही थीं, लेकिन उसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल के दोनों तरफ के पेड़ जैसे और बड़े हो गए थे। उनके बीच से आती ठंडी हवा में कुछ अजीब सा था, मानो ये हवा नहीं बल्कि किसी की सांसें हों। शंकर अभी भी चुप था। वो खिड़की के बाहर एक तक देख रहा था। मैंने रेडियो चालू करने की सोची ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो, लेकिन ट्रक के पुराने रेडियो से सिर्फ श्श की आवाज आने लगी। ये भी आज काम नहीं कर रहा। मैंने बड़बड़ाते हुए रेडियो बंद कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद सड़क थोड़ी सांकरी हो गई। यहां से गुजरते हुए टायरों के नीचे से हल्की हल्की छर्र छर्र की आवाज आने लगी, जैसे किसी कच्चे रास्ते पर चल रहे हों। मैं जानता था कि ये जंगल का वो हिस्सा है जहां लोग अक्सर दिन में भी रुकने से बचते हैं। अचानक शंकर ने धीमी आवाज में कहा, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बकवास कर रहा है? कहां कोई है? वो देखो, उसने सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। मैंने हेडलाइट की रोशनी के पार देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियों की हलचल। तू पागल हो गया है क्या? हवा चल रही है, इसलिए पत्ते हिल रहे हैं, मैंने उसे डपटते हुए कहा। शंकर ने धीरे से कहा, भैया, फिर भी आप भी ध्यान रखना। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ट्रक को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टीयरिंग पर नजर जमाए था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शंकर की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। कुछ मिनट बाद अचानक ट्रक के ऊपर जोर का धप की आवाज हुई, जैसे छत पर कोई भारी चीज गिरी हो।
ट्रक हल्का सा हिला। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जरा कस गया। अबे ये क्या था? मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए ट्रक को धीमा किया। शंकर ने घबराकर कहा, भैया ये आवाज कहां से आई? टायर पर कोई चीज फंसी होगी, नीचे उतर के देखते हैं, मैंने कहा। लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा, हाथ में टॉर्च ली और ट्रक के चारों तरफ देखने लगा। सामने कुछ नहीं था। ट्रक की छत पर भी मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां भी कुछ नहीं दिखा। शंकर, नीचे आके देख, मैंने उसे आवाज लगाई। शंकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतरा। भैया छत पर तो कुछ नहीं दिख रहा, फिर ये आवाज कैसी थी? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ट्रक के नीचे झुककर देखा। वहां जमीन पर हल्की हल्की गीली मिट्टी थी, लेकिन उसमें पैरों के निशान जैसे कुछ बने हुए थे। मैं ठिठक गया। शंकर ने भी देखा और फुसफुसाते हुए कहा, भैया ये पैरों के निशान तो इंसान के जैसे लग रहे हैं, पर ये सीधा क्यों नहीं है? मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई और गौर से देखा। वो पैरों के निशान उल्टे थे। ऐसा लगा मानो कोई उल्टे पांव चलकर यहां से गया हो। वो पैरों के निशान उल्टे। मैंने उन्हें पहली बार इतने करीब से देखा। मेरा हाथ अपने आप टॉर्च की रोशनी पर कस गया। पैरों के निशान ट्रक के नीचे से निकलकर झाड़ियों की ओर जाते दिख रहे थे, जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो और फिर वहां भाग गया हो। शंकर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रामलाल भैया ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो यहां से। मैं खुद भी घबराया हुआ था, लेकिन खुद को कड़ा बनाते हुए बोला, अरे डर मत, ये जंगल है, यहां ऐसे निशान मिल जाते हैं, कुछ नहीं है, चल ट्रक में बैठते हैं। हम दोनों केबिन में वापस आ गए। मैंने ट्रक का गियर बदला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सामने की सड़क लंबी और खाली थी। मैं ट्रक की हेडलाइट के आगे अंधेरे को चीरते हुए बढ़ता जा रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि ट्रक के बगल में सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत चल रही है। मैंने एक झटके में ब्रेक लगा दिया। ट्रक रुकते ही हेडलाइट की रोशनी सीधी सामने के पेड़ पर पड़ी। वहां कुछ नहीं था। शंकर हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ भैया? मैंने आंखें मलते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद थकान की वजह से कुछ गलत देख लिया। लेकिन सच कहूं तो मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर अब मुझे महसूस होने लगा था कि ट्रक में कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे ट्रक का वजन बढ़ गया हो। इंजन भारी सा घुरघुरा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद शंकर ने कांपती आवाज में कहा, भैया शीशे में देखो। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और मेरी सांसें थम गईं। ट्रक के पीछे ठीक सामान के ऊपर बैठी थी वही औरत। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसके दोनों पैर ट्रक के किनारों से नीचे लटक रहे थे, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर भी उल्टे थे। मेरे हाथ से एक पल के लिए स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। शंकर चीखते हुए बोला, भैया ये क्या है? कौन है ये? मैंने खुद को संभाला और घबराते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो औरत अब धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, उसकी गर्दन ऊपर की ओर मुड़ती जा रही थी। ट्रक के पीछे बैठी वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। जैसे ही उसकी गर्दन पूरी सीधी हुई, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं, चेहरे पर सफेदी, और ऐसा लगता था जैसे उसका मुंह हल्का सा टेढ़ा हो। शंकर की हालत खराब थी। वो सीट के कोने में सिमट कर बैठ गया। रामलाल भैया, ट्रक रोको, ये हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। चुप रहे, घबराने से कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज भले ही सख्त थी, लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैं ट्रक की स्पीड और बढ़ाता गया, लेकिन वो औरत अभी भी वहीं थी। वो ट्रक के पीछे बैठी बस हमें घूर रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहराने लगी, जैसे कोई झोंका सिर्फ उसे छू रहा हो। तभी अचानक ट्रक का इंजन जोर से घुरघुराया और ट्रक हिचकोले लेने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इंजन को कसकर पकड़ लिया हो। धत्त तेरी की! मैंने गुस्से और डर में चिल्लाते हुए ट्रक को संभालने की कोशिश की। शंकर कांपती आवाज में बोला, भैया कुछ गड़बड़ है, ट्रक को रोक लो।
वरना हम हादसे का शिकार हो जाएंगे। पर मुझे एक बात समझ आ गई थी, अगर मैंने ट्रक रोका तो कुछ भयानक हो सकता है। नहीं, ट्रक नहीं रोकेंगे, कुछ भी हो जाए। मैंने ट्रक को जबरदस्ती आगे बढ़ाया। इंजन गरजते हुए किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से जोर की धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर चल रही हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत जुटाई। ट्रक की छत पर वही औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें अब मुझ पर जमी थीं। वो धीरे धीरे झुकने लगी और उसकी गर्दन ट्रक के शीशे से अंदर देखने लगी। रामलाल भैया, देखो देखो वो। शंकर अब लगभग रोने की हालत में था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। ट्रक की स्पीड 60 से 70 के आसपास थी। मैं जितनी रफ्तार से ट्रक को चला सकता था चला रहा था, लेकिन वो औरत अभी भी वहां थी। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पों 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 पों। हॉर्न की आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि जंगल गूंज उठा। मैंने हॉर्न का बटन देखा। मेरा हाथ वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा। ट्रक की हर चीज बेकाबू हो रही थी। अचानक वो औरत ट्रक की छत से नीचे कूद पड़ी और सीधे सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक जोर से चीखते हुए रुका। हेडलाइट की रोशनी में मैं उसे साफ साफ देख सकता था। वो औरत एकदम शांत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी पर गंदगी थी, बाल बिखरे थे और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो मुस्कान किसी भी इंसान की मुस्कान जैसी नहीं थी। भैया, ये कौन है? शंकर ने कांपते हुए कहा। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे माथे पर पसीना था और मेरे होंठ सूख रहे थे। तभी वो औरत धीरे धीरे अपने हाथ उठाने लगी। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। वो आगे बढ़ने लगी, सीधे ट्रक की ओर। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी अजीब थी मानो जमीन पर पैर न रख रही हो, बल्कि हवा में तैर रही हो। मैं हेडलाइट की रोशनी में उसे साफ देख पा रहा था। चेहरे की हल्की मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल रही थी। भैया, गाड़ी भगाओ। शंकर की आवाज डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मेरा पैर जैसे क्लच और एक्सेलरेटर पर जम गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वो औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि गहरे काले रंग की हो चुकी थीं। वो सीधे मुझे घूर रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे बाईं ओर झुकने लगी, इतनी ज्यादा कि वो इंसानों की सीमा से बाहर था। शंकर ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ रखा। रामलाल भैया, कुछ करो वरना हम यहीं मर जाएंगे। उसकी बात ने मेरी चेतना लौटा दी। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक के इंजन ने जोर की घर्र घर्र आवाज की और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। हेडलाइट की रोशनी में वो औरत बस एक पल के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। शंकर ने हांफते हुए कहा, गायब हो गई भैया? वो कहां चली गई? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक को तेज रफ्तार में भगाता रहा। इंजन गर्म हो रहा था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहता था। जंगल का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स के पार घना अंधेरा था। कुछ दूर जाने के बाद शंकर ने धीरे से कहा, भैया, पीछे मत देखना। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। क्यों? मैंने बिना पीछे देखे पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई ट्रक के पीछे बैठा है। शंकर की आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे उसने खुद को ही ये यकीन दिलाने की कोशिश की हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा और फिर मेरी रूह कांप गई। ट्रक की छत पर वो औरत फिर से बैठी थी। अब की बार वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी सुनाई नहीं दे रही थी। बस उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो मुंह से कुछ बोल रही हो, मंत्र पढ़ रही हो। शंकर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं और भगवान का नाम ले रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ रहे, मैंने घबराते हुए कहा। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। जंगल की सड़क पर गड्ढे आ रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरी सोच सिर्फ इतनी थी कि इस जगह से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाऊं। कुछ देर बाद सड़क के किनारे हल्की रोशनी दिखाई दी। वो ढाबे की रोशनी थी। भैया, ढाबा दिख रहा है, वहां रुक जाओ, शंकर ने कांपते हुए कहा। मैंने गाड़ी को झटके से ढाबे के सामने रोका। इंजन बंद होते ही सन्नाटा छा गया। मैंने और शंकर ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं।
हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे और ढाबे की ओर भागे। ढाबे पर कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। ढाबे के मालिक ने हमें देखकर कहा, क्या हुआ साहब, बड़े घबराए लग रहे हो। मैंने हाँफते हुए कहा, भाई ये जंगल का रास्ता, यहां कुछ है। ढाबे का मालिक शांत हो गया। वहां बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, तुम लोग काली चौकी के रास्ते से आए हो क्या? हाँ, मैंने जवाब दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, वो रास्ता भुतहा है। वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। उसका शव कई दिन तक सड़क के किनारे पड़ा रहा। तभी से उसकी आत्मा भटकती है। शंकर ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? बुजुर्ग ने हमारी ओर देखा और कहा, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर वो तुम्हारे ट्रक में चढ़ गई हो तो उसे शांत करना पड़ेगा, वरना वो पीछा नहीं छोड़ेगी। बुजुर्ग की बात सुनकर शंकर और मैं दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे वह काली चौकी था, और वो औरत जो हमारे पीछे आई थी अब तक हमारा पीछा कर रही होगी। भैया, क्या सच में उस औरत की आत्मा हमारे पीछे है? शंकर ने डरते हुए पूछा। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोला, तुम लोग फंसे हो। उस आत्मा के पास लौटकर जाना ही होगा। उसके बिना तुम नहीं जा पाओगे। शंकर के चेहरे पर और भी डर आ गया, लेकिन मैंने खुद को शांत रखते हुए पूछा, लेकिन हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग ने हमारी तरफ एक घना दृष्टि डाली, जैसे वह हमारी परीक्षा ले रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें काली चौकी की जगह पर लौटकर वहां एक दीपक जलाना होगा। अगर तुम उसे सही समय पर नहीं जलाते तो वो तुम्हारी जान ले सकती है। क्या? शंकर घबराया हुआ था। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया और फिर कहा, जैसे जैसे तुम उस आत्मा के करीब जाओगे वो और भयावह होगी। उसके पास जाओ, दीपक जलाओ और फिर तुरंत वहां से निकल आओ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। बस यही तुम्हें करना होगा, और याद रखना, जब तुम वहां पहुंचो तो कोई आवाज ना करो। बस दीपक जलाकर भागो। अगर तुमने आवाज की तो उसका क्रोध जाग जाएगा। हमारे लिए यह एक बड़ा सवाल था। क्या हमें यह करना चाहिए? क्या हम वापस काली चौकी लौटकर आत्मा का सामना करें? लेकिन हम जानते थे, अगर हम अब भी ना रुके तो वह आत्मा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। शंकर ने घबराकर कहा, भैया, हम यहीं से भाग जाएं, कहीं और रास्ता ढूंढें। नहीं शंकर, हमें यह करना ही होगा, मैंने सख्ती से कहा। हम दोनों ने इकट्ठा होकर अपने मन को मजबूत किया और ट्रक में सवार होकर वापस उसी रास्ते पर चल पड़े। हमने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और उसी घने जंगल के रास्ते पर वापस लौटने लगे। अब रात पूरी तरह से चांद की रोशनी में ढकी हुई थी और चारों ओर की सन्नाटे में घना अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे किसी भूतिया गलियारे को चीरते हुए चल रही थीं। जैसे जैसे हम काली चौकी के पास पहुंचे, वातावरण और भी घना हो गया। हम दोनों की सांसें तेज हो गईं। उस औरत की कटी फटी हंसी अब हमारे कानों में गूंजने लगी। यह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक आत्मा की जैसी थी। जंगल के बीच एक पुरानी काली चौकी दिखी, जहां पर एक छोटी सी मिट्टी की दीपक जल रही थी। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचे और दीपक के पास खड़े हो गए। भैया, क्या अब हमें यह दीपक जलाना है? शंकर ने घबराते हुए पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और दीपक को जला दिया। जैसे ही दीपक की लौ ऊपर उठी, सामने एक हल्की सी हलचल होने लगी। हम दोनों को लगा मानो किसी ने हमें घेर लिया हो। हम चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया और उस हवा में हमें एक गहरी डरावनी हंसी सुनाई दी। हम दोनों की रूह कांप उठी। भैया, वह आई। शंकर की आवाज में डर था और फिर हवा में एक काले रंग का धुआं फैलने लगा। उसकी दिशा में एक लंबी कटी फटी महिला की छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और आंखें लाल और जलती हुई थीं। दीपक जलाया तो अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, उस औरत ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा। क्या करें भैया? शंकर कांपते हुए बोला। कुछ नहीं, बस दौड़, मैंने कहा, और हम दोनों ने बिना एक पल गवाए दौड़ना शुरू कर दिया। हमने देखा कि वह औरत अब हमारे पीछे दौड़ रही थी।
लेकिन हमारी रफ्तार उससे ज्यादा तेज थी। हम जंगल के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम पर वो औरत हमारे पास आ रही थी। हम दोनों तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन उस औरत की आवाज और डरावनी हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। हम घबराए हुए थे, पर दौड़ते हुए भी मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हम उससे जितना दूर भाग रहे थे, उतना ही वह हमारे करीब आ रही थी। हमने काली चौकी छोड़ दी थी, लेकिन जंगल की गहरी रात में अब सब कुछ और भी डरावना हो गया था। ट्रक तक पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया था। हवा और भी तेज हो गई थी और दूर से पेड़ पौधे जैसे झूलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत हमें चारों ओर से घेरने आ रही हो। भैया, वो हमें पकड़ लेगी, शंकर ने बेतहाशा डरते हुए कहा। हम दोनों की सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी हम ट्रक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक मैंने सुनी वही डरावनी हंसी, जो अब और ज्यादा पास आ रही थी। हम दोनों के कदम और तेज हो गए। मैंने खुद को समझाया कि ट्रक तक पहुंचकर हम शायद बच सकेंगे, लेकिन तभी शंकर चिल्लाया, भैया देखो, वो सामने आ रही है। मैंने सिर घुमाया। वो औरत सामने खड़ी थी, बिल्कुल हमारे रास्ते में। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी के साथ साथ वो और भी डरावने तरीके से आगे बढ़ रही थी। क्या हम बच सकेंगे? शंकर ने रुकते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब इतना डर था कि मुझे लगा वह हमें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तैयार है। मैं पीछे नहीं हट सकता था। हम दोनों को अब एक साथ चलना होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, मैंने कहकर कदम बढ़ाए। वो औरत अब हमारे सामने खड़ी थी और उसकी लंबी कटी फटी उंगलियां हमारे पास आ रही थीं। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर तेजी से हाथ में एक लकड़ी उठाई और उसे हवा में घुमाते हुए कहा, जाने दे हमें। लेकिन वो औरत हंसते हुए बोली, तुम दोनों नहीं बच सकते। तुम मेरे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम मेरी पकड़ से नहीं बच सकते। शंकर ने घबराए हुए कहा, भैया, ये हमें मार डालेगी। मेरे पास एक तरीका था, लेकिन वह खतरनाक था। मैंने झील के पास से एक पत्थर उठाया और उसे शंकर को दिया। हम इसे फेंकते हैं, ये हमें बचा सकता है। मैंने पत्थर फेंका और जैसे ही वो पत्थर औरत की तरफ पहुंचा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और एक तेज चीखने की आवाज आई। वो औरत हवा में उड़ने लगी और अचानक उसका शरीर घने धुएं में बदल गया। वो धुआं हमारे पास से गुजरते हुए जंगल में समा गया और उसके साथ ही उसकी डरावनी आवाज भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब एक ठंडी सुकून वाली चुप्पी हो गई थी। हम दोनों उस खौफनाक स्थिति से बाहर निकल चुके थे, लेकिन क्या हमने सचमुच उस आत्मा को हराया था? क्या वो वापस नहीं आएगी? हम धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़े और बिना किसी शब्द के हम दोनों ट्रक में बैठ गए। ट्रक स्टार्ट करते हुए हम दोनों ने एक गहरी सांस ली। मैंने शंकर से कहा, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से घर पहुंचते हैं। हम दोनों ने जंगल के रास्ते से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उस औरत का डर अब हमसे दूर हो चुका था। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अंधेरे में हर पेड़ और झाड़ी अब हमें डराने वाली नजरों से देख रही थी। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक में बैठ गए और जैसे ही गाड़ी ने सड़क पर रफ्तार पकड़ी, एक अजीब सी शांति छा गई। शंकर और मैं दोनों चुप थे, बस गाड़ी चलाते हुए। हमारी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या वह आत्मा सचमुच चली गई थी? हम दोनों ने पिछली बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई और चीज नहीं थी। जंगल अब बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन हम दोनों जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि इस रास्ते से गुजरने वालों को हमेशा याद रहेगा। भैया, शंकर ने धीरे से कहा। क्या? मैंने चुपचाप जवाब दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी डरा हुआ था। क्या हम सच में बच गए? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन उस औरत ने हमें चेतावनी दी है, हम कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। हमने आगे बढ़ते हुए बिना एक शब्द और कहे घर की ओर रुख किया। लेकिन उस रात के बाद से कुछ अजीब घटनाएं हुई। कभी गाड़ी का रास्ता बदल जाता था, कभी ट्रक के दरवाजे खुद ही बंद हो जाते थे, और कभी किसी ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा घूर रहा है। एक रात
कई महीने बाद मैं अकेला ही उसी रास्ते से गुजर रहा था। ट्रक के पहिए जंगल की तरफ बढ़ते हुए कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैंने घबराते हुए ट्रक को खोला और बाहर देखा। वो औरत फिर से खड़ी थी। उसकी आंखों में वही जलती हुई लाल रोशनी थी और वही डरावनी मुस्कान। मुझे समझ में आ गया कि वो आत्मा अभी भी हमारे पीछे है और शायद कभी नहीं जाएगी। कहानी यहीं समाप्त होती है। हम दोनों ने उस रात की जंग जीत ली थी, लेकिन कभी न कभी उस डरावनी आत्मा का सामना फिर से होगा, इसका हमसे कोई नहीं कह सकता था। वो काली चौकी का रास्ता हमेशा एक खौफनाक रहस्य बना रहेगा। और इस तरह हम दोनों ने समझ लिया कि कुछ जगहें कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ती।